ओपेनहाइमर के मैसिव सक्सेस के बाद नॉलन सर ने इस बार टाइम ट्रैवल या स्पेस टाइम कंटिन्यूम नहीं बल्कि 3000 साल पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी को अपना निशाना बनाया है। होमर की इस एपिक पोएम को 2 आवर 53 मिनट्स के कोलोसल आईमैक्स एक्सपीरियंस में बदलना कोई छोटी बात नहीं है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन मूवी नहीं है। दी ओडिसी फॉलो करती है किंग ओडिसियस को, जो ट्रोजन वॉर के बाद में अपने घर इथिका वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में साइक्लॉप्स, साइरन्स और कई गॉड्स उनका पेशेंस और सैनिटी टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, टाइमलाइन स्ट्रेट कैसे हो सकती है? नॉलन ने अपनी क्लासिक नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग को यहाँ पर भी बखूबी यूज किया है। उन्होंने ओडिसियस के स्ट्रगल्स और उसके बेटे टेलेमैकस की जर्नी को पैरेलल दिखाया है। स्टोरी लगातार कभी फ्लैशबैक, कभी प्रेजेंट और कभी प्रेजेंट के पैरेलल्स में जंप करती रहती है, जो फिल्म की शुरुआत में समझने के लिए थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी हिडन थीम्स है। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स या गॉड्स की कहानी नहीं है, ये पोस्ट वॉर डिल्यूजनमेंट और पीटीएसडी का एक डार्क इमोशनल रिफ्लेक्शन भी दिखाती है। एक सोल्जर जब वॉर से वापस आता है तो वो फिजिकली तो आ जाता है, लेकिन मेंटली उसका घर आना बहुत मुश्किल होता है। नॉलन ने इस इमोशन को बहुत ही रॉ इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट किया है। एक्टिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मैट डेमन ने ओडिसियस के रोल के लिए अपनी जान लगा दी है और कहा जा रहा है कि इस रोल के लिए उन्होंने अपना वेट ड्रॉप करके लिटरली 167 पाउंड्स कर लिया था, जो उनका टीनेज हाई स्कूल वेट था। डेमन ने एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि इस एक्सट्रीम डाइटिंग का ये प्रोसेस उनकी बॉडी के लिए इतना एग्जॉस्टिंग था कि फ्यूचर में वो कभी ये एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उनकी मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखती है। उनका ओडिसियस कोई परफेक्ट या राइटस हीरो नहीं है, बल्कि एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान है जो लगातार क्वेश्चनेबल और सेल्फिश डिसीजंस लेता है। अब आते हैं टॉम हॉलैंड पर, जिन्होंने ओडिसियस के बेटे टेलेमैकस का कैरेक्टर प्ले किया है। टॉम ने अपनी सुपर हीरो वाइब पूरी तरह से शेड कर दी है और एक वल्नरेबल लड़के का रोल बखूबी निभाया है, जो अपना वजूद ढूंढना चाह रहा है। और इस फिल्म में जेंडेया गॉडेस एथीना का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो ओडिसियस के गिल्टी कॉन्शियसनेस और प्रोटेक्टर दोनों की तरह एक्ट करती है। बाकी एंसेंबल कास्ट की भी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। एन हैथवे ने क्वीन पेनेलोपी के दर्द और लॉयल्टी को परफेक्ट इमोशन दिया है। रॉबर्ट पैटिंसन, जिन्हें हमने बचपन में हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर और ट्वाइलाइट सीरीज में देखा है, एज एंटीनियस प्रॉपर नेगेटिव शेड इस स्क्रीन पर लाते हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक कैरेक्टर है इस फिल्म में जो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लुपिता न्योंगो, हेलेन ऑफ द ट्रॉय। क्योंकि ये ग्रीक माइथोलॉजी की फर्स्ट अडेप्टेशन नहीं है, इसके पहले भी होमर की इस सागा का फर्स्ट हाफ का अडेप्टेशन 2004 में ट्रॉय नाम से वोल्फगैंग पीटरसन ने किया है, जिसमें यह कैरेक्टर स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख चुका है। और इसी वजह से इस फिल्म के कास्टिंग का कंपैरिजन डायरेक्टली ट्रॉय की कास्टिंग से होता है। एंड इवन टेक्स्ट के हिसाब से भी ये कास्टिंग बिल्कुल सूट नहीं करती, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हेलेन, द क्वीन ऑफ स्पार्टा, द प्रिंसेस ऑफ ट्रॉय, daughter of Zeus, so obviously she's expected to have Greek face. Even though Lupita Nyong'o looked really beautiful on screen here, but how can the Helen of Troy have an African face? Also Nolan ने यहाँ पर cinematic liberty के नाम पर Hades में Ghost of Achilles के बदले Ghost of Sinon का present किया है, which might offend the Greeks. In my opinion, हम जब old text का adaptation कर रहे होते हैं ना, जिसके साथ लोगों के emotional bonds जुड़े होते हैं, उसमें creative liberties ना ही लो तो better होता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए हम सबसे ज्यादा excited होते हैं, the visuals. The ओडिसी पहली ऐसी नैरेटिव मूवी है जो एंटायरली आईमैक्स कैमरास पर शूट हुई है। सिनेमेटोग्राफर हॉयट वैन हॉयटमा ने समंदर के वही पुराने बोरिंग नीले कलर्स को अवॉइड किया है और ऐसी गैस्प इंड्यूसिंग कोलोसल लोनली लैंडस्केप्स क्रिएट किए हैं जो आपको इंप्रेस कर देगी। जो सीजीआई और मॉन्स्टर्स है वो बिल्कुल पुराने क्लासिक्स की ही याद दिलाते हैं, चाहे वो साइक्लॉप्स हो या लेस्ट्रिगोनियंस। बट आई पर्सनली डिडंट अंडरस्टैंड टू थिंग्स, व्हाई साइक्लॉप्स' nose was crooked and why were the Lestrigonians so civilized and wearing armors? If you know the answer, let me know in the comments below. Moving ahead, लुडविग गॉरनसन का थम्पिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और थ्रमिंग ड्रम्स उस सीन के टेंशन को मेंटेन रखते हैं। What I really liked about the music is क्लाइमैक्स के बिगिनिंग में एक सीन है जहां पर स्क्रीन प्ले प्रेजेंट के कामनेस और पास्ट के वॉर सीन्स के बीच फ्लिप होता रहता है। I really loved the musical transaction in that scene. लुडविग एक सेकंड में हमें इमोशनल से लेकर तो वॉर के रेज में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ऑल्सो अल्फा मूवी में हर कैरेक्टर की एंट्री देखने के बाद जब मैंने ऑडिसी देखी तो आई लव द फैक्ट कि नॉलन ने यहाँ पर हर कैरेक्टर को कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं दी है। कैरेक्टर्स गेट इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टोरी मूव्स अहेड विद नो बिल्डअप डायलॉग्स, नो ड्रामेटिक सॉन्ग्स एंड नो हाई स्पीड शॉट्स। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली इस फिल्म के बारे में लगता है वो है उनका कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलन मिराजनिक ने भले ही 500 लोगों की टीम के साथ मिलकर 5300 कॉस्ट्यूम्स बनाए थे, स्टिल द लेडीज कॉस्ट्यूम्स फील रियली बेसिक। दिस इज व्हाट ग्रीक मैक्सिमलिज्म इज, दिस इज व्हाट ग्रीक गॉडेसेस वेयर, दिस इज व्हाट देयर क्वींस वेयर एंड दिस इज व्हाट्स शोन इन द मूवी। अगर कुछ नया क्रिएट करना ही था तो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मैक्सिमलिज्म क्रिएट करते या इससे इंस्पायर कोई और चीज करते, बट ग्रीक मैक्सिमलिज्म के कंपैरिजन में इट लुक्स टू बेसिक। सो
क्या आपको दी ओडिसी थिएटर्स में देखनी चाहिए? अगर आपको सिनेमा से थोड़ा भी प्यार है तो ये एक अनमिसेबल थिएट्रिकल इवेंट है। हाँ, इसका रन टाइम 173 मिनट्स का है और इसकी वजह से स्क्रीन प्ले भी कहीं कहीं पर थोड़ा स्लो फील हो सकता है और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग की वजह से शायद कैजुअल पॉपकॉर्न मूवी गोअर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जिसे सीरियस, बोल्ड और एम्बिशियस फिल्म मेकिंग पसंद है उसके लिए ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं। बट दिस इज फॉर श्योर नॉट अ कैजुअल वॉच। नॉलन ने एक ऐसी माइथोलॉजी जिसे ह्यूमन काइंड हजारों सालों से जानती आ रही है, उसे आज एक मॉडर्न सेंसिबिलिटीज और वॉर साइकोलॉजी से जोड़ दिया है। ये सच में एक टावरिंग सिनेमैटिक ट्रायम्फ ही नहीं, बट दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म टू बी शॉट entirely on IMAX cameras, including the talkie scenes. So go and watch this film in the theaters and witness the history yourself. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।